क्या आप पाकिस्तान से कनाडा इमिग्रेट करने के लिए फ्री में अप्लाई कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल जफर। आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। उम्मीद करता हूं जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। नाजरीन, जब से मैंने ऑडियंस को बताया है कि मैं कनाडा मूव कर रहा हूं एज अ परमानेंट रेजिडेंट, तब से बहुत सी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं और लोगों के मैसेजेस में एक बुनियादी एलिमेंट जो कॉमन मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से पाकिस्तान से कनाडा मूव कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये कि कनाडा मूव करने के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन देनी है, यानी जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं बगैर ₹1 भी खर्च किए, कि अगर उनकी किस्मत में हुआ तो वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे और फिर उनको आगे डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के लिए कहा जाएगा। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। तो नाजरीन, सबसे पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि कनाडा अगर आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट मूव करते हैं तो उसके लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। एक्सप्रेस एंट्री यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ये। अच्छा, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 3 बुनियादी प्रोग्राम्स हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपको उसमें से किस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। उनमें से पहला प्रोग्राम है फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम। ये वही प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। दूसरा प्रोग्राम है फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम और तीसरा प्रोग्राम है कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रोग्राम। ये 3 प्रोग्राम्स हैं। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या अपनी अपनी फील्ड्स में जिनके पास बैचलर्स की डिग्रीज है, मास्टर्स की डिग्रीज हैं, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है कम से कम 1 साल का गुज़िश्ता 10 साल के अरसे में, तो आप फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करेंगे। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आप हुनरमंद हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या प्लम्बर हैं या कारपेंटर हैं, तो फिर आप फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करेंगे। और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक और चीज होती है जिसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कनाडा मूव करना चाहते हैं पाकिस्तान से, उसके फायदे बहुत से हैं जिनकी एक मैं पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उनमें से चंद अगर आपके सामने मैं रखूं कि अच्छा भला बंदा जो पाकिस्तान में सेटल्ड है उसको क्या जरूरत पड़ी है कनाडा जाने की, तो उसमें चंद बुनियादी फवाइद ये हैं कि आपको वहाँ पर फ्री एजुकेशन सिस्टम मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बच्चों की स्कूलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। कोई भी डिसेंट स्कूल महीने के कम से कम 7,000 से नीचे चार्ज नहीं करता मंथली फी की मद में। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी, एनुअल फंड्स और रोजमर्रा के अखराजात और फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस इससे हटके होते हैं। तो कनाडा में आपके बच्चों की स्कूलिंग टोटली फ्री होगी। कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है। कनाडा में जब एक बार आप जॉब ले लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको कभी भी अगर जॉब से निकाला जाता है तो अगली जॉब के मिलने तक गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। मतलब वहां पर ये सिस्टम नहीं होता कि अगर आपकी जॉब चली गई तो आपको ये डर लग जाएगा, ओहो हो अब तो कुछ भी हो सकता है, इफ वी रन आउट ऑफ कैश तो फिर फाके शुरू हो जाएंगे। वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जॉब चली भी जाए तो अगली जॉब के मिलने तक गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, ताकि इंसान चिल माहौल में तसल्ली करके जो जॉब उसको पसंद आए वो जॉब वो करे, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कनाडा की इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट करे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी असिस्टेंस है। फिर आपके जितने बच्चे होते हैं, आप जिस भी प्रोविंस में मूव करेंगे वहां की गवर्नमेंट आपके बच्चों के लिए सपोर्ट मनी आपको देगी। मतलब कि कई $100 आपको पर बच्चा वहां पर जाकर मिलेगा। तो ये अ फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स हैं जो कनाडा मूव करने के लिए होते हैं। उसके अलावा जब आप 60 इयर्स के हो जाते हैं उसके बाद आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। महीने की ठीक ठाक पेंशन मिल जाती है। पाकिस्तान में तो ये सिस्टम है ना कि जो सरकारी इदारों में नहीं है, मतलब प्राइवेट लोग काम करते हैं, बूढ़े भी हो जाएंगे तब तक भी उनको टेंशन रहती है कि क्योंकि कोई पेंशन का सिस्टम नहीं होता, उन्होंने खुद ही कमाकर अपने एक्सपेंसेस उठाने होते हैं या उनके बच्चे उनके एक्सपेंसेस उठा रहे होते हैं। तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड्स मिलते हैं जब आप बूढ़े हो जाते हैं, या बूढ़े नहीं भी होते, व्हेन यू क्रॉस 60, और अगर आपने कनाडा में काम किया होता है, आप रहे होते हो पहले, फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स जो मैंने यहाँ पर सम अप किए हैं। मैं समझता हूँ कि एक एक बेनिफिट ऐसा है जिसके बारे में एट लेंथ वीडियो बनाई जा सकती है, जिसमें मैं आपको ब्रीफ करूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के आपको कितने $100 मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मंथली कितने $100
डॉलर मिलते हैं, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो सारी चीजें मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए कवर करने वाला हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको खास तौर पे ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब से लोगों ने सुना है कि मैं पाकिस्तान से कनाडा मूव कर रहा हूँ ऑन द परमानेंट रेजिडेंट वीजा, तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम भी अप्लाई करें। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, बिलाल भाई क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज ये किस्मत आजमाई वाली बात है। दरअसल इनका सिस्टम ऐसे होता है कि ऐसा नहीं कि जो इंसान भी अप्लाई करेगा वो लाजमी सिलेक्ट हो जाएगा। अप्लाई करने का एक प्रोसीजर होता है कि एक वेबसाइट है, उस पर आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाते हैं और वहां पर अपनी डिटेल्स आप एंटर कर देते हैं। तो हर साल ड्रॉ होता है, यानी कुरानंदाजी होती है और एक मिनिमम स्कोर डिसाइड किया जाता है। अगर आपके फैक्टर्स की बेसिस पर जो स्कोर बनता है उस मिनिमम स्कोर से ज्यादा होता है तो फिर आपको अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया जाता है, यानी आपको ईमेल आती है कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन के बाद भी आपका केस सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैंने 2014 में भी अप्लाई किया था और 2 साल के तवील इंतजार के बाद मुझे रिफ्यूज कर दिया गया था। उसके रिफ्यूजल की एक बुनियादी वजह भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो आप जरूर देखिएगा। तो उसके बाद फिर मैंने दुबई का एक्सपीरियंस गेन किया और उसकी बेसिस पर मैंने अपने नए एनओसी के साथ अप्लाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई और अब मुझसे पासपोर्ट डिमांड किया गया है वीजा स्टैम्प करने के लिए। तो वो सारी मराहिल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप किस्मत आजमाई करना चाहते हैं तो इसमें कोई हतमी बात नहीं होती कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका केस अप्रूव होगा ही होगा। तो अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम अज कम जो आपका खर्चा होने वाला है वो ये है कि आपको आईएलटीएस तो देना ही होगा, क्योंकि आईएलटीएस दिए बगैर आप इवन अप्लाई तक नहीं कर सकते, क्योंकि अप्लाई करते वक्त वो आपसे पूछते हैं कि आपका आईएलटीएस में क्या स्कोर रहा। दरअसल समझने की बात यह है कि कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। इन दोनों में से कम एक का टेस्ट आपने दिया हुआ होना चाहिए और उसमें मिनिमम स्कोर से ऊपर आपका आया होना चाहिए, तो फिर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी आपको जरूरी नहीं है कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों के टेस्ट्स दें। मैंने खुद फ्रेंच का कोई टेस्ट नहीं दिया, ना मुझे फ्रेंच आती है। मैंने सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट दिया था और उसमें मेरा 8 बैंड आया था आउट ऑफ 9। इंग्लिश का जो ये टेस्ट है आईएलटीएस, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसकी 2 स्ट्रीम्स होती हैं, एक एकेडमिक और एक जनरल। एकेडमिक स्ट्रीम होती है अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और जनरल की स्ट्रीम होती है अगर आप बाहर इमिग्रेट करने जाते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से कनाडा मूव करना चाहते हैं, वहां पर जाकर रहने के लिए, वहां पर जॉब करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, बेसिकली आप चाहते हैं कि चंद साल वहां पर हूँ, मुझे सिटीजनशिप मिल जाए, तो फिर आपको आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और ये बुनियादी तौर पे एक इंग्लिश चेक करने का टेस्ट होता है जिसमें 4 चीजें चेक की जाती हैं कि आप इंग्लिश बोल कितनी अच्छी सकते हैं, सुन कितनी अच्छी सकते हैं, पढ़ कितनी अच्छी सकते हैं और लिख कितनी अच्छी सकते हैं। तो चारों मॉड्यूल्स में आपको कम से कम 6 बैंड लेना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे कि आप अप्लाई कर सकें कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। यानी फर्ज करें मिनिमम आपका 6 आ जाता है चारों मॉड्यूल्स में, तो 16 पॉइंट्स आपके यहां से बन जाएंगे। अब टोटल कितने पॉइंट्स पूरे करने होते हैं वो मैं आपके साथ डिटेल से एक फ्लो चार्ट के साथ अगली वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये था कि अगर आप पाकिस्तान से कनाडा मूव करना चाहते हैं तो कम से कम आपको आईएलटीएस तो देना ही होगा। और आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग की हालिया फी 41,760 है, 760 या 50 ये चेक कर लीजिएगा। बहरहाल 41,000 से 42,000 के दरमियान है, समझ लीजिए कि 42,000 रुपए है। और ये फीस काफी ज्यादा अब हो गई है क्योंकि मैंने आईएलटीएस दिया था 2010-2014 में, तो उस वक्त इसकी मैक्सिमम फी 17,000, 20,000, 21,000 होती थी, लेकिन अब इसकी फीस तकरीबन लगभग 42,000 हो गई है। तो कम से कम इतना खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा ये चेक भी करने के लिए कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। और फिर ये भी सवाल यहाँ पर उठता है कि खाली आपको ही आईएलटीएस देना पड़ेगा या आपके घर के सब अफराद को आईएलटीएस देना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है कम से कम उसको तो आईएलटीएस देना ही पड़ेगा। एक बार प्रिंसिपल एप्लीकेंट की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो वो अपने सारे घर वालों को, अपनी फैमिली
کے طور پر اپنی ایپلیکیشن میں شامل کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ کینیڈا لے کر جا سکتا ہے ایز ڈیپینڈنٹس. وہ اور بات ہے کہ وہاں پر جب پہنچ جائیں گے تو آپ کی بیوی بھی کام کر سکتی ہے, آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں, اور آپ کے بچوں کے تو بہت سے بینیفٹس آپ کو ملیں گے ہی, جیسے فری ایجوکیشن اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سپورٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی اور لائف سٹینڈرڈ امپروو کرنے کا ایک بہت سنہری موقع ہے. ہاں یہ چیلنج ضرور ہے کہ وہاں پر جا کر آپ کو خود سے کوشش کر کے دین کی رسی مضبوطی سے تھامنی پڑے گی, تاکہ جس طرح سے آپ کے ماں باپ نے آپ کے اندر آپ کے دین اور اس کی اہمیت کی سینس کوٹ کوٹ کر بھری ہے, اس طریقے سے آپ بھی اپنے بچوں میں کوٹ کوٹ کر بھر سکیں. ہاں وہ تھوڑا سا زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گا کیونکہ انوائرمنٹ اس قسم کا ہوگا کہ وہ بہت سی اور چیزیں بھی آبزرو کر سکیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو دارالاسلام میں یعنی پاکستان میں اتنے اچھے طریقے سے مذہب پر نہیں چلتی تھی جتنی وہ باہر جا کر چلنے لگ پڑی. خیر یہ ایک اور ٹینجنٹ پہ ڈسکشن جا رہی ہے, اس کے بارے میں پھر ایک آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کروں گا, چیلنجز فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ, تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اتنا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ پاکستان سے کینیڈا موو کرنا چاہتے ہیں, اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو کم از کم کتنا خرچہ تو آپ کو برداشت کرنا ہی ہوگا, اس کے بعد ہی آپ اپلائی کر پائیں گے. میری پاکستان سے کینیڈا کی جرنی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, فالو کیجئے, کیونکہ میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں, کیا کیا ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, منیمم فنڈز کتنے چاہیے ہوتے ہیں, مطلب آپ کو بینک بیلنس کتنا شو کرنا پڑے گا, آپ کو کینیڈا اپنے ساتھ کتنے پیسے لے کر جانے ہوتے ہیں شروع میں, وہ کتنے عرصے کے لیے لاسٹ کرتے ہیں, وہاں پر جا کر آپ کو شروع میں بغیر کینیڈین ایکسپیرینس کے کس قسم کی جابز مل جاتی ہیں, اور ان جابز سے کتنی کوئی کمائی ہو جاتی ہے, کہ آپ کیا اپنے رینٹس پے کر سکتے ہیں, کیا آپ اپنی فیملی کو وہاں پر سنبھال سکتے ہیں کم از کم انیشل کچھ عرصہ, یہاں تک کہ آپ کو اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ جاب مل جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو نہ صرف دیکھنے سننے ملیں گی بلکہ پریکٹیکلی مجھ پر اپلائی ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے, کیونکہ میں جب جاؤں گا تو ایک ایک چیز ایک ایک سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. تو پاکستانی موونگ ٹو کینیڈا ود فیملی ود نو بڈی اوور دیئر, تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.